हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का चल रहा है, क्लास नंबर 6 आज है। तो मे बी ये कल आपका चैप्टर जो है ये एंड हो जाए, मे बी। हो सकता है कि अब एक क्लास और लगे। आज थर्सडे है, फ्राइडे हो जाएगा, कल तो एंड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर ये कल हमारा चैप्टर एंड हो जाता है तो फिर इस सैटरडे हम प्रॉफिट एंड लॉस, केवल प्रॉफिट एंड लॉस का मॉक क्विज कर लेंगे। ठीक है, फिर अगले सैटरडे हम डिस्काउंट का क्विज कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी क्लास को। वेरी गुड। कल क्लास हमारी चल रही थी भैया, एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, इसे कर लेते हैं। बहुत अच्छा टाइप है ये, बहुत ही ज्यादा गजब का टाइप है भाई। सवाल क्या है कि दो वस्तुओं का लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन दोनों वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। और कह रहा है बिक्री मूल्य में 480 रुपए का अंतर है, तो दोनों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। दरअसल जो टाइप अब हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें जितने भी तरह के सवाल बनते हैं वो दिखने में एक जैसे लगते हैं। तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है कि यार सब में क्या एक ही फॉर्मूला लगेगा या एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन नहीं होंगे क्या। उसी चीज के लिए मैंने पूरी कोशिश करता हूं जब भी मैं ये टाइप पढ़ाता हूं कि अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाएं। जैसे कल जो मेरा प्रेशर जो जोर रहा था वो रहा था एलिगेशन मेथड पे, जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने आपको कराए। कौन कौन से क्वेश्चन है जो एलिगेशन पे हो सकते हैं, क्या कंडीशन है, क्या हमें गिवन होना चाहिए, क्या गिवन नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि अगर सेलिंग प्राइस गिवन है, विक्रय मूल्य या उसका अनुपात गिवन है, तो सवाल हम एलिगेशन से नहीं कर सकते हैं। अब सवाल में हमें लागत मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, एक को 10% लाभ, दूसरे को 20% लाभ, और कह रहा है बिक्री मूल्य में 480 का अंतर है। मैंने बोला कि अगर बिक्री मूल्य गिवन है तो फिर हम एलिगेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए भाई, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, सीपी का रेशियो कितना है, 4:5। अब उसने सबसे लास्ट में पूछा है कि कुल क्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य। बच्चे एक चीज देखो, एक का 4 है, एक का 5 है। अगर मैं टोटल आपसे पूछूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 5 9। यानी कि मुझसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है, कुल क्रय मूल्य। तो क्या मेरा उत्तर 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए? क्या मेरा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? बोलो। आप कहेंगे हाँ सर। और 9 का मल्टीपल क्या होता है? जिसके अंकों का योग, जिसके सम ऑफ डिजिट 9 से कट जाए। 3 9 से नहीं कटता, 7 और 2 9, 9 से कटता है। 5 2 7, 9 से नहीं कटता। 8 2 10, 9 से नहीं कटता। यानी कि एक ही ऑप्शन बचा बी, जो मेरा सही हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा बी, जो मेरा सही हो सकता है। अब इसे, ये तो हमने बहुत जल्दी से कर लिया। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या मैं क्रय मूल्य को 4R और 5R कह सकता हूं? बोलो। क्या मैं कॉस्ट प्राइस को 4R और 5R कह सकता हूं कि नहीं? अब कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है। बच्चे एक बात बताओ, अगर इस पर होता है प्रॉफिट 10% का और दूसरे पर होता है प्रॉफिट 20% का, 20% का, तो क्या मुझे आप सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बता सकते हो? अगर किसी वस्तु पर 10% का प्रॉफिट है तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? आप कहेंगे सर 100 में जोड़ दो, 110% में बेचा जाएगा। और 110% किसका? क्रय मूल्य का। अगर 20% का प्रॉफिट है तो 120% में बेचा जाएगा। और 120% किसका? क्रय मूल्य यानी कि 5R का। तो ये इनके विक्रय मूल्य आ गए। क्या आ गए? विक्रय मूल्य। तो इसको मैं कहूंगा गुणा करके 440% ऑफ आर, और इसको मैं कहूंगा 600% ऑफ आर।
ये विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब सवाल कह रहा है कि बिक्री मूल्य में तो 480 रुपए का अंतर है। अगर मैं यहां अंतर देखता हूं तो क्या मुझे पता चलता है 160% ऑफ आर है। भाई अगर मैं यहां डिफरेंस यानी कि अंतर आपसे पूछने जाऊं तो क्या आप मुझसे बोलोगे 600 में से 440 घटा दो, 160% ऑफ आर आ गया, और इसी की ही वैल्यू कितनी है 480। बस हो गया सवाल। भाई 160/100 गुणा आर बराबर 480, तो 16 तिया 48, 3 बार जाएगा, 100 उधर चला गया, आर कितना आ गया 300। अब आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 300। सवाल कहता है दोनों का कुल क्रय मूल्य। भाई कुल क्रय मूल्य तो 9R हो जाएगा, 5 + 4 9R। तो 9R की वैल्यू कितनी आएगी 9 गुणा 300 यानी कि 2700। तो दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना आ गया 2700 रुपए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। मैंने आर इसीलिए लगाया बच्चे ताकि मैं यहां पर इनका एक डायरेक्ट सेलिंग प्राइस परसेंट में निकाल पाऊं और वहां से मुझे आर की वैल्यू मिले और उसे मैं फिर मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस निकालूं। किसी भी रेशियो को जब हम ओरिजिनल संख्या में बदलते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म आर के रूप में लगाते हैं। जैसे ये रेशियो था 4:5, तो मैंने 4R और 5R इसको मान लिया ऐसे। ठीक है, ये अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा देखना इसको। एक व्यक्ति ने दो वस्तु एक ही कीमत पर खरीदी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने बोल दी कि दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा। कह रहा है एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 रुपए है तो बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सवाल है। सर आर ही क्यों, कुछ और भी लगा, कुछ और लगा लो यार, मतलब ऐसी बातें करते हो तुम। पी लगा लो, पी की वैल्यू आ जाएगी 300। जेड लगा लो, जेड की वैल्यू आ जाएगी 300। ए लगा लो, ए की वैल्यू आ जाएगी 300। ऐसी बातें क्यों करते हो बहकी बहकी सी तुम? कुछ खाया नहीं है क्या आज? कह रहा है दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, यानी कि उनका कॉस्ट प्राइस बराबर है। बच्चा अगर एक ही कीमत पर खरीदा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्रय मूल्य का जो रेशियो है वो 1:1 होगा? अगर मैं बोलूं कि एक ही कीमत पर खरीदा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उनके क्रय मूल्य का रेशियो 1:1? आप 0:0 लगा के भी कर सकते हो। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि क्रय मूल्य 1R और 1R होगा? ओरिजिनल क्रय मूल्य रेशियो को जब ओरिजिनल वैल्यू में बदलते हैं तो आर लगा दो, पी लगा दो, ए से जेड तक कोई भी लगा दो। अब उसने कहा पहली वस्तु को 15% का प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पर लॉस है 5% का। अगर मैं सेलिंग प्राइस आपसे पूछने जाऊं, अगर प्रॉफिट 15% का है तो 115% में बेचा होगा, और अगर लॉस 5% का है तो 95% में बेचा होगा। टोटल विक्रय मूल्य कितना है? टोटल की जरूरत नहीं है, हमें एक का ही पूछा है। तो ये हो जाएगा 115% ऑफ आर और ये हो जाएगा 95% ऑफ आर। और दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया? 20% ऑफ आर। दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है? 20% ऑफ आर, और जो कि दिया हुआ है 80 के बराबर। 80 के बराबर, तो 20% को मैं 1/5 बोलता हूं, बराबर 80। आर कितना आ जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 400। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एक वस्तु का क्रय मूल्य। पिछले सवाल में टोटल क्रय मूल्य पूछा था, लेकिन यहां उसने एक वस्तु का, वो तो 1R है, तो 1R कितना हो जाएगा? 400 ही होगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है। कितना है? 400 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भैया, आगे चले। चलो, अच्छा अब मैं आपको एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन कराता हूं। फिक्स पैटर्न का, उसमें ऐसा नहीं है कि इसकी जगह ऐसा हो, उसकी जगह वैसा हो, ऐसा नहीं, वो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। फिक्स, मैं लिख देता हूं, फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न क्वेश्चन। तो उसी पैटर्न पे आएगा, वही चीज उसमें गिवन होगी जो मैं अब लिखने वाला हूं, वो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होगा। उसके अलावा जैसे आप कहने लगो कि सर ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, उन्हें मत लाना। जो मैं लिख रहा हूं वही पैटर्न है, उनके अलावा कुछ होगा तो ऑलरेडी आधी चीज मैं करा चुका हूं, ऑलरेडी दो चार चीज मैं अभी कराऊंगा आपको। अभी क्या है कि अगर किसी सवाल में सेलिंग प्राइस बराबर हो, क्या हो, इक्वल, सेलिंग प्राइस आपको बराबर दिया हो, या तो सवाल में कहेगा दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, 1/5 कैसे आया? महाराज आपके चरण कहाँ है? मैं अपने आप को धन्य करना चाहता हूं आपके चरण छू के। 20% को 1/5, 1.5 महीना हो गया पढ़ते पढ़ते हमको परसेंटेज। 14-15 क्लास तो परसेंटेज में दी है मैंने, 20-25 दिन लग गए, 7-8 दिन इसमें भी लग गए, 1 महीना हो गया। आज आप पूछ रहे हो 1/5 कैसे आया? कभी कभी जब तुम ऐसे सवाल पूछते हो ना, मुझे अपने आप पे शक होता है कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं इन बच्चों को। देखो, सेलिंग प्राइस कई बार बोलेगा सवाल में कि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, या बोलेगा कि एक व्यापारी प्रत्येक वस्तु को 10,000 में बेचता है। ऐसे बोलेगा कि एक व्यापारी प्रत्येक वस्तु को 10,000 में बेचता है, तो वहां से उसका मतलब भी यही है, उसका मतलब भी यही है कि सेलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस बराबर है और एक वस्तु को, या वन आर्टिकल, इंग्लिश वाले बच्चे एक वस्तु की जगह वन आर्टिकल लिखो, एक वस्तु को तो A% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और दूसरी वस्तु को, सेकंड आर्टिकल, दूसरी वस्तु को उतना ही परसेंट, जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है उतना ही परसेंट लॉस पर बेचा जाता है। ये डेटा आपको गिवन होगा, ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया दो वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है, एक वस्तु A% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु A% का लॉस। ठीक है, तो ऐसे केस में ओवरऑल, याद रखना, ऐसे केस में ओवरऑल, कुल मिलाकर ओवरऑल हमेशा नुकसान होता है, ओवरऑल क्या होता है, लॉस होता है। जब भी A% का प्रॉफिट और उतने ही परसेंट का लॉस हो, मान लो 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, और सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, तो ऐसे केस में ओवरऑल लॉस होता है, और वो भी आप डायरेक्ट अपना आंसर कह सकते हो A² बटा 100% का। कितने का? A² बटा 100% का लॉस होगा हमेशा। और ये कैसे बना, याद करो परसेंटेज को अगर आपने पढ़ा है। ए एक प्रॉफिट और एक लॉस है, एक प्लस और एक माइनस, फॉर्मूला लगता कौन सा लगता है? एक प्लस और एक माइनस पे फॉर्मूला कौन सा लगता है? A-B -A गुणा B/100। A-B से तो A और A कट जाएंगे, आगे क्या बचेगा? माइनस का A गुणा B/100, तो माइनस का A² बटा 100, और माइनस का साइन क्या बताता है? लॉस। लो, मैंने बातों बातों में इसको ड्राइव भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया इसको। वो लोग समझ गए जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा है कि हाँ सर समझ में आ गया। जिन्होंने नहीं पढ़ा, फिलहाल अपने आप को ज्यादा टेंशन में मत लाओ, केवल ये सवाल जितना मैंने बताया इस पे फोकस रखो। फिर ओवरऑल लॉस होगा A² बटे 100% का। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर
A% का प्रॉफिट दूसरा भी प्रॉफिट हो, सर ये A% का प्रॉफिट ये किसी और परसेंट का लॉस हो। भाई मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा सोचो ही मत, वो सवाल अभी आगे आएंगे और कुछ मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन गिवन होगी। अब मैं आपको सवाल देने वाला हूं डायरेक्ट। सवाल है बच्चा आपके सामने ये रहा, देखना जरा इस सवाल को। इस सवाल में क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। सवाल है, एक व्यक्ति 396 रुपए प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी बेचता है। अब पहली लाइन जैसे ही आपने पढ़ी, क्या थी पहली लाइन? एक व्यक्ति 396 प्रति घड़ी, यानी कि एक घड़ी 396 के हिसाब से 2 घड़ी बेचता है, यानी कि उसने 2 वॉच सेल करी और एक घड़ी का जो मूल्य है वो 396 रुपए है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर है? यस। पहली घड़ी को 10% के लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि। तो जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उतने ही परसेंट का लॉस हो गया और सेलिंग प्राइस बराबर है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि भैया सेलिंग प्राइस बराबर है। कितना है हमें मतलब नहीं है, 396 हो कितना भी हो, हमने पता कर लिया सेलिंग प्राइस बराबर है। एक वस्तु पर 10% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर 10% का लॉस। तो ऐसे केस में बच्चा हमेशा याद रखना, ओवरऑल हमेशा उसे लॉस होगा। और कितने का होगा? 10 का स्क्वायर बटा 100, यानी कि 100/100, यानी कि हम कहेंगे 1% का लॉस होगा। हम क्या कहेंगे बच्चा? प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है भैया। ऐसे केस में प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, हमेशा लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है, आगे चलें। चलो अगला सवाल, इस सवाल को देखो। पिछले सवाल में तो परसेंटेज में पूछा, अगर रुपए में लॉस पूछ ले। पहले सवाल पढ़ो और देखो कि क्या वही कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, एक वस्तु को प्रॉफिट में बेचा और दूसरी वस्तु को लॉस में बेचा, और जितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा उतने ही परसेंट का लॉस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए प्रॉफिट लॉस। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल लॉस होगा और A² बटा 100 का। अब कह रहा है 2 स्कूटर में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 48,000। ओके, यदि एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि है, तो कुल हानि की राशि क्या होगी? सर जब विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग क्यों है? अरे भैया क्योंकि उनके क्रय मूल्य अलग अलग है ना, उनके कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। बोलो। एक चीज, दो घड़ी है, एक घड़ी में खरीद के लाता हूं 120 में और एक घड़ी में खरीद के लाता हूं 80 में। खरीद के लाता हूं, कॉस्ट प्राइस, एक 80 रुपए में एक 120 में, दोनों को 100 रुपए में बेच देता हूं। तो 80 वाली पे तो प्रॉफिट होगा और 120 वाली पे लॉस हो जाएगा। आगे समझ में? इसीलिए कि दोनों का विक्रय मूल्य 100 रुपए है, लेकिन एक पर प्रॉफिट हुआ एक पर लॉस हुआ, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य अलग था, कॉस्ट प्राइस अलग था। अब यहां उसने पूछ लिया कि बताओ कुल लॉस कितना है और वो भी रुपए में। हमने तो परसेंटेज में निकालना सीखा, कोई बात नहीं है, अभी हम थोड़ा सा आगे काम करेंगे। भैया सेलिंग प्राइस बराबर है क्या? प्रत्येक को 48,000 में बेचा है, आप कहेंगे यस सर। भैया एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, हाँ जी। दूसरी वस्तु को क्या 20% के लॉस पर बेचा है? बिल्कुल सही है। तो क्या हम ये कहेंगे कि सर ओवरऑल, ओवरऑल तो 20² बटा 100% का लॉस होगा, यानी कि 400/100, यानी कि ओवरऑल 4% का नुकसान होगा, लॉस। अब यहीं तक बात संभल जाती, सीमित हो जाती, अगर वो परसेंटेज में ही पूछता। अगर वो परसेंटेज में ही पूछता तो हम कहते 4% का नुकसान है।
लेकिन उसने पैसे में पूछा है। 4% ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? ओवरऑल का मतलब क्या है? ओवरऑल का मतलब है दोनों वस्तुओं को बेचने पर ओवरऑल। तो एक वस्तु अगर उसने 48,000 की बेची तो दोनों वस्तु कितने में बेची होंगी? दोनों का अगर मैं सेलिंग प्राइस आपसे पूछने लगूं तो आप कहेंगे सर एक वस्तु अगर 48,000 में है तो दो वस्तु कितने में, 96,000 में बेची है। बोलो यस। अगर उसने एक वस्तु 48,000 में बेची तो क्या दोनों मिलाकर उसने 96,000 में बेची होंगी? यस। ओवरऑल 4% का नुकसान है तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगा? भाई अगर ओवरऑल 4% का नुकसान है तो सेलिंग प्राइस परसेंट में ही बताओ मुझे। आप कहेंगे सर 4% का नुकसान है तो 100 में से 4 गया तो सेलिंग प्राइस 96% होगा ओवरऑल दोनों को बेचने पर। 96%। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 96,000 के। 48,000 के बराबर मत कर देना क्योंकि ये 4% का लॉस दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद हुआ है। तो एक को 48,000, दो को 96,000 में बेचा। 4% का नुकसान है मतलब 96% में बेचा होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1,000। हमें क्या बताना है? कुल हानि। कुल हानि तो 4% है, 4% की वैल्यू कितनी आएगी? भाई लॉस हमें रुपए में बताना है तो 4 गुणा 1,000, यानी कि ओवरऑल आपका 4,000 का नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखो समझो आगे बढ़ो। यहां तक सबको क्लियर था कि ओवरऑल 4% का नुकसान है। ओवरऑल का मतलब है दोनों को बेचने पर। एक को 48,000 में बेचा तो दोनों को 96,000 में बेचा होगा। अगर 4% का लॉस तो 96% में बेचा होगा, जिसकी वैल्यू 96,000 के बराबर। 1%, 1,000। 4% का नुकसान है तो 4%, 4,000। बस इतना ही तो है। चलिए, अब आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर ही दिए हों। अगर अलग अलग दिए हों सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेलिंग प्राइस तो चलो बराबर है, ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है चलो 20% का लाभ 20% की हानि, 10% का लाभ 10% की हानि, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि परसेंटेज अलग अलग दिए हों। उस केस में क्या ये फॉर्मूला नहीं लगेगा? मैं कहूंगा ना, उस केस में ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो मैंने बोला क्या आपसे, ये तो हमारा फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या है? फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, जहां पर आपका सेलिंग प्राइस बराबर दिया हो, A% का प्रॉफिट और उतने ही परसेंट का लॉस, ये फिक्स पैटर्न है। तो उस केस में लॉस होगा और A² बटा 100। लेकिन फिर भी बात वहीं आकर अटकती है कि सर अगर अलग अलग परसेंटेज दिए हो, इन दैट केस हम क्या करें? चलो, अगर अलग अलग परसेंटेज दिए हो तो फिर ये सवाल आपके सामने है। इस केस में हमें डिटेल में जाकर करना होगा। हमें इनका क्रय मूल्य निकालना होगा अलग अलग, फिर दोनों का क्रय मूल्य जोड़ना होगा, दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ना होगा, और फिर हमें देखना होगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। ये सवाल आप पढ़ो आराम से। आपने 96,000 गुणा 96/100 क्यों नहीं किया? क्योंकि 96,000 क्रय मूल्य नहीं था ना। 96,000 अगर कॉस्ट प्राइस होता तो ही तो मैं उसका 96% निकालता गुरु। वो 96,000 क्या था? एक वस्तु को 48,000 में बेचा, तो दोनों को कितने में बेचा है? 96,000 में। 96,000 बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस है। अब उसे 4% का लॉस है। अब किसी वस्तु को बेचने पर 4% का लॉस है तो क्या उसे 96% में नहीं बेचा गया होगा? ये सारी कमी आपके रिवीजन की है भैया।
पहली क्लास से आपने रिवीजन है कि आप क्या करते हो, 1 घंटा क्लास मेरे साथ 11 से 12 लेते हो, भाग जाते हो, अगले दिन ना तो पूरे दिन कोई रिवीजन, ना कोई वर्कशीट, ना कोई क्लास के क्वेश्चन का रिवीजन, अगले दिन 11 बजे ही क्लास ओपन करते हो और सोचते हो कि सैटरडे संडे 2 दिन है, पूरे वीक का रिवीजन, पूरे वीक की वर्कशीट, पूरे वीक के क्वेश्चन 2 दिन में लगा लूंगा। और फिर वो 2 दिन में से एक दिन कोई रिश्तेदार आ गया, एक दिन कहीं क्रिकेट विकेट खेलने निकल गए और वो 2 दिन गायब हो गए। फिर सोचते हो कि 2 हफ्ते का अगले सैटरडे संडे में कर लूंगा, और फिर सोचते हो कि 4 हफ्ते खत्म हो गए, अरे यार अब क्या करें। आप में से 50% बच्चों का यही रूटीन है भाई। आप सोचते हो मुझे नहीं पता, मैं कोई 50-60 साल का मास्टर नहीं हूं, आप ही के 2-4 साल बड़ा हूं बस आपसे, 5 साल बड़ा हूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो अभी आप ही के 17, 18, 19, 2019 में सिलेक्शन लिया है मैंने, तो मैं यंग एज का ही हूं, मुझे पता है क्या नए बच्चों के दिमाग में चलता है कि आज की क्लास छूट गई है, कल दोनों क्लास कंप्लीट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है, जो छूट गया वो छूट गया। सवाल है, 2 पंखे में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1260 है। अब प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1260, यानी कि पहले को 1260 में बेचा, दूसरे को भी 1260 में बेचा है, सेलिंग प्राइस बराबर है। अब कह रहा है कि उसने एक को 40% लाभ पर बेचा और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा है। कह रहा है बताओ कुल मिलाकर कितने परसेंट। अब यहां वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां बच्चे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा कि भैया जितना परसेंट का लाभ है उतने ही परसेंट की हानि होनी चाहिए, तभी हम A² बटे 100% लगाते हैं, तभी हम A² बटे 100% लगाते हैं। यहां तो लाभ का परसेंटेज अलग है और हानि का अलग है। तो यहां हमें जब भी ऐसा सवाल हो कि विक्रय मूल्य बराबर हो और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज अलग अलग हो, तो हम उनके क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। हम दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालेंगे। भाई पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1260, दूसरी का भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 1260। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पहली पर प्रॉफिट है 40% का, तो उसे बेचा कितने में गया होगा 140% में। बोलो हाँ। अगर किसी वस्तु को बेचने पर 40% का प्रॉफिट होता है तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा, आप कहेंगे सर 140 में, और सेलिंग प्राइस 1260 है तो ये आ गया। तो 1% कितना आ गया 1260/140, जीरो से जीरो गया, 14 × 126, तो 100% कितना आ गया 900। अब 100% का मतलब क्या है भैया, इसका क्रय मूल्य, यानी कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपने निकाल दिया 900 रुपए। अब दूसरी वस्तु को उसने 20% के लॉस पर बेचा है, तो कोई चीज अगर 20% लॉस पर बेची जा रही है तो 80% में बेची जाएगी, जिसकी वैल्यू 1260 है। तो 1% कितना आएगा 1260/80, जीरो। 100% कितना आएगा, ये आ जाएगा 126/8 × 100। तो 4×2 = 8, 4 से जाएगा 25 बार, या ऐसे कर लो आप 12,600/8। कितना आ गया 8 एकम 8, 4, 8 पंजे 40, 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1575। ये दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस है। उसने बोला कुल मिलाकर परसेंटेज में बताओ, तो टोटल सीपी कितना आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस आप कहेंगे 900 प्लस 1575, ये आ गया 2475। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल एसपी, भाई एक वस्तु 1260 में, दूसरी भी 1260 में, तो 2 × 1260, ये आ जाएगा 2520। कितना आ गया 2520। आपको क्या पता चला कि आपने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल दिया 900
और 1575 जोड़कर, और आपने टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दिया 1260 और 1260 को जोड़कर जोड़कर अब आपको पता है कि भैया कोई चीज 2475 की है, अगर वो 1520 2520 में बेची जा रही है तो उस पर तो प्रॉफिट है 45 रुपए का। कितने का प्रॉफिट है? 45 रुपए का। और अगर परसेंटेज में बताना है प्रॉफिट तो हम कहेंगे 45 बटा क्रय मूल्य कितना है 2475 और गुणा 100। ये सवाल बहुत महंगा सवाल है जहां पर हमें डिटेल में उनका क्रय मूल्य निकालकर सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। यस, कि भैया प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1260 है। ओके, एक वस्तु 40% का प्रॉफिट तो 140% में बेची गई है बराबर 1260, 100% 900। दूसरी वस्तु 20% के लॉस पर बेची गई है यानी कि 80% में बेची गई है बराबर 1260 यानी कि 100% 1575। दोनों का क्रय मूल्य निकाला, जोड़ा 2475, दोनों का विक्रय मूल्य निकाला 1260 और 1260 2520। ओके, और दोनों को आपने देख लिया कि भैया कितने का प्रॉफिट है। काटा पीटी करके बताओ भाई जल्दी से। 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 6 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 5 पूरे 25, 2 5 पूरे 25, 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 9 बटा 20। एक सही 9 बटा 11, सॉरी 9 बटा 20 कह रहा हूं, एक सही 9 बटा 11%। तो एक सही 9 बटा 11% यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसे स्टार लगा लेना। चलो अब चीजों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चीजों को थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई। ओके, और अब टाइप भी चेंज करते हैं। बहुत टाइम दिया हमने इस टाइप को, अब थोड़ा सा पेन साइड में रखकर मेरी बात सुनो। यस, सुनो मेरी बात, 2 मिनट की सुनो बस। आपको भी सुननी है भैया? हाँ, ब्लैक टी शर्ट आपको भी सुननी है। आप भी तो पढ़ रहे हो यार, तो फिर सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? सुनो कि ये जो टाइप मैंने अभी आपको कराया है ना, यहां से सवाल 100% बनेगा। अब आप में से किसकी शिफ्ट में आ जाए पता नहीं, लेकिन सवाल तो 100% बनेगा। और जो ये टाइप मैंने पढ़ाया, इसकी मैंने स्पेशल क्लास रामबाण सीरीज में भी कराई है। तो आप और क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, आपको अगर और क्वेश्चन करने हैं तो आप YouTube पर रामबाण सीरीज सर्च करेंगे, 14 क्लास हैं, ओपन करेंगे, उसमें से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाली क्लास ओपन करेंगे तो इसी टाइप को स्पेशल मैंने वहां कराया। अब आप सोचो, ये टाइप प्रॉफिट लॉस से उठाकर वहां कराया है मैंने, तो कुछ तो बात होगी ना इस टाइप में। बस इतना समझ जाओ। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप नंबर 8 की तरफ। टाइप नंबर 8 में क्या है कि सवाल से ही समझते हैं। ये रहा जैसे आपके सामने सवाल, सवाल को आराम से पढ़ना। सवाल क्या है? एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो इस सवाल को, और फिर मैं आपको इसे डिटेल में भी कराऊंगा और इसका एक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसकी मैं। पढ़ा आपने? एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट उसे 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। एक ही वस्तु है, उसको 2 अलग अलग मूल्य पर बेचा गया है, यानी कि एक बार 5600 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, और एक बार हमने 2400 में बेचा तो नुकसान हो गया। अच्छा, क्या इस बात से आप सहमत हो कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 5600 और 2400 के बीच में ही होगा कहीं?
बोलो, क्या इस बात से आप सहमत हो कि भैया उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 5600 और 2400 के बीच में ही होगा ना? कहीं 2400 से बड़ा होगा, 5600 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 5600 में बेचा है तो लाभ हो रहा है, यानी कि ज्यादा में बेचा जा रहा है, 5600 में बेचना है तो, और 2400 में बेचना है तो नुकसान हो रहा है, यानी कि 2400 कम पड़ गया मूल्य। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं उसका विक्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य वो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। क्रय मूल्य को कहीं बीच में रख लो, एक तरफ लिखो 5600 रुपए सेलिंग प्राइस, और एक तरफ लिखो 2400 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सॉरी। अब कह रहा है कि जो 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ है ना, वो 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, प्रॉफिट लॉस के इक्वल है, ऐसा उसने बोला है। प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर है अलग अलग मूल्य पर बेचने पर। तो जब वो 5600 में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा, और जब वो 2400 में बेच रहा है तो उसे नुकसान होगा, लॉस होगा। बड़े गौर से समझना इसको, फिर मैं इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले इसको गौर से समझो। अब कह रहा है कि प्रॉफिट इधर होगा, लॉस इधर होगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस के बराबर है। तो कोई एक वैल्यू मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो आर। आर का प्रॉफिट है और आर का नुकसान है। आर क्या है सर? कुछ भी मान लो आर को। उसने बोला है प्रॉफिट लॉस के बराबर है, तो मैंने कह दिया कि आर का प्रॉफिट हुआ है और आर का ही नुकसान हुआ है। बराबर कर दिया मैंने दोनों को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5600 में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो क्या मुझे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मिल जाएगा? भाई 5600 में मैंने कोई चीज बेची और मुझे प्रॉफिट हो गया मान लो 200 रुपए का, तो मैं खरीद कर कितने में लाया होऊंगा उसे? सर 5600 में बेची, 200 रुपए का फायदा, 5600 में से 200 हटा दो, सर 5400 में खरीद के लाए हो आप। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5600 में बेची और R रुपए का प्रॉफिट है, तो खरीद के कितने में लाया हूं? 5600 माइनस R। अगर 2400 में बेचा और R का नुकसान हो गया, तो भाई मैं खरीद के कितने में लाया हूं? यहां पर R को प्लस करेंगे, यहां पर जो नुकसान है उसे हम प्लस करेंगे विक्रय मूल्य में, तब जाकर हमें पता चलेगा कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है। तो ये भी आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। दोनों को बराबर करके आर की वैल्यू बताओ मुझे। तो ये आर उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2R, और ये 2400 5600 में से घट जाएगा इधर आके। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर हो गया 5600 में से 2400 गया, कितना आ गया? 0 0। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गए 3 बटा 2, 2 से जाएगा 1600 बार, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य अगर हमें बताना है कॉस्ट प्राइस, तो या तो यहां रख दो आर की वैल्यू या यहां रख दो, एक ही बात है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 5600 माइनस 1600, यानी कि 4000। तो उसका क्रय मूल्य कितना है भैया? उसका क्रय मूल्य है 4000। उसे खरीदा कितने में गया है? 4000 में। सवाल ने बोला कि भैया उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है। तो उसे प्रॉफिट कितना कब हो रहा है? जब उसे 5600 में बेचा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5600। तो 4000 की चीज 5600 में बेची गई तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1600 का। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है तो 1600 का प्रॉफिट, और क्रय मूल्य कितना है? 4000। नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, सब जान गए इस बात को तो। और 4 चौके 16, यानी कि 40% का प्रॉफिट है। अच्छा अगर मुझसे पूछा जाए कि लॉस कितने परसेंट का है, क्या बता सकते हो मुझे? ये तो आपने 40% का प्रॉफिट निकाल दिया कि भैया यहां से आर की वैल्यू निकाली आपने 5600 माइनस 24 यानी कि 3200, और बटा 2 यानी कि 1600। तो क्रय मूल्य आपने निकाला, आर की वैल्यू यहां रख दी 1600, तो ये आ गया 4000, यानी कि 4000 उसका क्रय मूल्य है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना है? तो आपने क्या बोला कि 4000 में खरीदा, 5600 में बेचा, तो 1600 का लाभ हो गया, बटा 4000 गुणा 100 यानी कि 40%। अगर मैं आपसे कहूं कि नुकसान कितने परसेंट का है, बता सकते हो?
देखता हूं कितना दिमाग लगाते हो तुम इस सवाल में। अगर मैं कहूं कि नुकसान कितने परसेंट का है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? एक कह रहा है 60%। जो 60% कह रहा है ना भाई, ऑफलाइन में अगर तुम मुझे 60% जवाब देते ना, तुम्हारा सर घुटनों के बीच में देकर ना 15 मिनट तक ये कोहनी बजाता तुम्हारी कमर में। फिर तुम कहते कि सर, होने वाला लाभ तो होने वाली हानि के बराबर है, और अगर 40% का प्रॉफिट है तो लॉस भी तो 40% का ही होगा। फिर तुम ये कहते 15 मिनट तक बजने के बाद बोल देते तुम कि सर इस सवाल में कह रहा है होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर है, और अगर लाभ 40% है तो फिर तो नुकसान भी 40% ही होगा सर। लेकिन बोलते पिटने के बाद, उससे पहले तो तुम 60% ही कहते रहते। अब ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। क्या सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी है? बिल्कुल है, और बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक है, बहुत गजब की। बहुत गजब की कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने जो इतनी सारी मेहनत की, सामने देखेंगे सभी लोग, आपने जो इतनी सारी मेहनत की है बच्चे, ये यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये सारी मेहनत अगर मैं इसको खत्म कर दूं और सीधा आपको क्रय मूल्य निकाल कर दे दूं, तो क्या करोगे आप फिर? खुश हो जाओगे कि नहीं? मैं ये सारी कैलकुलेशन आपकी खत्म कर दूं, ये सारी कैलकुलेशन खत्म है, आपको सीधा एक लाइन में मैं कॉस्ट प्राइस निकाल के दूंगा, आप एक लाइन में, और फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज आराम से बता सकते हो। तो चलिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। कंडीशन ये है कि होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है कि जो प्रॉफिट है ना, वो लॉस के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है भैया, इसको स्टार लगा के लिख लो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हर सवाल में इसी को लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट लॉस के बराबर होना चाहिए। जैसे उसने बोला है कि 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, ये कंडीशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो आप डायरेक्ट क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट निकालोगे कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर दो। ये कंडीशन अगर है कि भाई प्रॉफिट लॉस के बराबर है, तो आप क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को डायरेक्ट निकाल सकते हो कि दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़कर 2 से भाग दे दो। दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़कर 2 से भाग दे दो। अरे सर मजा आ गया, यहां तो होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 5600 प्लस 2400/2 होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। तो क्या ये 5600 और 2400 8000 होता है? बटा 2 कितना आ गया? 4000। अगर कॉस्ट प्राइस 4000 आ गया, तो सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है? 5600 रुपये दिया हुआ है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट जो होगा वो तो 1600 रुपये का होगा, और फिर तो प्रॉफिट परसेंट आप ऐसे निकाल दो। यही करना है आपने। कि अगर होने वाला प्रॉफिट होने वाली लॉस के बराबर है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से भाग कर दो। ठीक है, चलो। आप कहोगे सर अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर ना हुआ तो? आएगा ना आपके दिमाग में सवाल कि सर चलो ये तो कंडीशन ठीक है कि होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर है, अगर बराबर ना हुआ तो क्या फिर तब भी हम ऐसा करेंगे? ना, उस केस में ऐसा नहीं करेंगे, उस केस में ऐसा नहीं करेंगे। उस केस में क्या करेंगे जरा देखना। पहले तो इसका एक और सवाल करके बताओ मुझे। पहले एक और सवाल करके बताओ। सवाल है कि
एक वस्तु को 1530 में बेचने पर होने वाला लाभ 950 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, यानी कि लॉस प्रॉफिट के बराबर है। और अगर ऐसा है तो उसने बोला कि 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना है। पहले तो उसका क्रय मूल्य निकालो, कॉस्ट प्राइस, वो तो आगे की बात है। क्रय मूल्य आ गया एक बार तो फिर आप उसे 10% के लाभ पर बेच दो, सेलिंग प्राइस निकाल दो 110%। बोलो, ऑप्शन बी आ जाएगा 1364। मुझे याद नहीं है सवाल, मैंने अभी अभी दिमाग लगाया है इसमें, 1364 कैसे गलत भी हो सकता है, पता नहीं, मे बी, आई मे बी रॉन्ग। होने वाला प्रॉफिट होने वाले लॉस के बराबर है ना, यानी कि प्रॉफिट लॉस के बराबर है। तो डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस को कहोगे 1530 प्लस 950 बटा दो, यानी कि 2480 बटा दो, तो ये आ जाएगा 1240। कितना आएगा? 1240। भैया उसे 1240 में खरीदा गया है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब सवाल कह रहा है कि भैया उसे 10% के लाभ पर बेचो, उसे 10% के प्रॉफिट पर बेचो। तो अगर कोई चीज 10% के लाभ पर बेची जाती है बच्चे, क्या उसे हम 110% में बेचते हैं? बोलो, अगर कोई चीज 10% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो क्या हम उसे 110% के प्रॉफिट पर बेचते हैं? यस। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 11 एकम 11 और 2 13। कितने में बेचा गया? 1364 में। अब आप कहेंगे सर आपने तो शुरू में ही 1364 कह दिया था, कैसे? मैंने पता है कैसे बोला, मैंने बोला कि मैंने सवाल पढ़ा, ये सब डिटेल पिटेल मैंने नहीं देखा। मैं अगर एग्जाम में बैठता था जब अपने टाइम पे, तो मैं इसी तरीके से थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि कुछ भगवान ने मुझे कोई शक्ति दे दी कि एग्जाम में तू ऐसे सोचेगा, मैं घर पे प्रैक्टिस इसी तरीके से थोड़ा सा किया करता था कि ये तो हो गया, इसका और अल्टरनेट क्या हो सकता है। उसने बोला कि वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो क्या उसे 110% में बेचा गया होगा? क्या उसे 110% में बेचा गया होगा? तो 110 का मतलब क्या होता है? 11 गुणा 10, यानी कि मेरा उत्तर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरा उत्तर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और 11 का मल्टीपल का मतलब है अल्टरनेट का सम का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। आप सीधा 11 से भी काट के देख लो जिन्होंने डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ी है, नहीं तो 11 का मल्टीपल आप चेक कर लो कि भाई 4 और 1 5, 5 और 2 का डिफरेंस 3, आंसर नहीं होगा। 2 और 1 3, 3 और 4 का डिफरेंस 1, आंसर नहीं होगा। 8 और 1 9, 4 4 8, 9 और 8 का डिफरेंस 1, आंसर नहीं होगा। 6 और 1 7, 4 और 3 7, डिफरेंस 0, यही आंसर है, क्योंकि 11 से यही कट रहा है। ऐसा आप सोचोगे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय है आप लोगों के पास। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप रिवीजन मोड पे आए, मेरी रिक्वेस्ट है सवाल का अस्तित्व केवल आंसर तक मत रखना, उसके ऊपर रिसर्च करना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आपके पास समय है। अगर आपका एग्जाम 2 महीने 3 महीने बाद होता तो फिर मैं भी कहता कि ठीक है आंसर निकालो और आगे बढ़ो, लेकिन आपके पास समय है तो उसका अस्तित्व केवल आंसर निकाल के खत्म कर मत कर देना। मैं जब प्रैक्टिस करता था मैथ की तो मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाता था। आप विश्वास नहीं करोगे, 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाता था 5 घंटे में। 5 घंटे में मैं केवल 50 क्वेश्चन ही करता था, केवल 50। और वो चाहे आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं सर बहुत टफ टफ क्वेश्चन उठाते थे आप, नहीं, उनमें आसान सवाल भी रहते थे, मॉडरेट भी रहते थे और टफ भी रहते थे। टोटल 50 क्वेश्चन कि मुझे 5 घंटे आज मैथ पढ़ना है और इसमें मुझे केवल 50 क्वेश्चन ही करने हैं। अब देख लो 50 क्वेश्चन किस तरीके से होते होंगे। तो आप भी जब समय आपके पास बहुत सारा हो सिलेबस के बाद,
तो थोड़ा सा करना मैथ के ऊपर काम, बहुत मजा आएगा। और कैसा भी सवाल घुमा फिरा कर एग्जामिनर बना दे, मैं गारंटी से कह रहा हूं कोई सवाल नहीं रुकेगा आपका, कोई भी सवाल। चलो, ये तो हो गया सवाल कि अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें? भाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें? अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं है तो फिर क्या ट्रिक होगी हमारी? चलो उसका भी बताते हैं, पढ़ो एक बार। सवाल है, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है, ठीक? और उसे कुछ नुकसान होता है, ठीक है। यदि वह इसे 580 में बेचे तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना है। अब यहां पर लाभ हानि के बराबर नहीं है, यहां पर प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं है। यहां पर उसने बोला है कि भैया अगर वो 460 में बेचे तो उसे कुछ नुकसान होता है, और अगर वो 580 में बेचे तो उसे कुछ लाभ होता है। कह रहा है और जो लाभ है ना वो हानि का दोगुना है। तो हम यहां पर क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग नहीं करेंगे। यस। अब क्या तरीका है सर? फिर मैं तरीका बताता हूं आपने क्या करना है। सबसे पहले बताइए मुझे प्रॉफिट और लॉस का अनुपात क्या है। ऐसे सवालों में जब भी लाभ हानि के बराबर नहीं है तो आप प्रॉफिट और लॉस का अनुपात रेशियो बताओ क्या है। तो आप कहोगे सर जो लाभ है वो हानि का डबल है, यानी कि लॉस अगर 1 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है? 2 यूनिट। क्या आप प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बना सकते हो? हर सवाल में बना सकते हो कि नहीं? जब भी प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं है वो कहेगा लाभ हानि का 20 गुना है, लाभ हानि का 10 गुना है, वो कहेगा लाभ हानि से 10% ज्यादा है, वो कहेगा लाभ हानि का 20% है। इस तरीके से आपको वो एक रिलेशन बना के देगा। आपने क्या करना है, हर सवाल में लाभ और हानि का रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है। ठीक है, ये बना लिया आपने कि जो लाभ है वो हानि का डबल है, तो हानि अगर 1 यूनिट है तो लाभ 2 है। उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या है कि जो दोनों विक्रय मूल्य है ना, एक 460 रुपए है और एक है 580, दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है, अंतर। दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है? 021। दोनों का डिफरेंस, दोनों विक्रय मूल्य का क्या करना है? अंतर निकालना है, और उस अंतर को प्रॉफिट और लॉस के अनुपात में बांट दो। उस अंतर को प्रॉफिट और लॉस के अनुपात में बांट दो। आपने क्या करना, दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस और उस डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांट दो। तो आप कहेंगे सर 2 और 1 3 यूनिट का मतलब 120, 1 यूनिट का मतलब 3 चौकू 12 40, तो 2 यूनिट का मतलब 80 और 1 यूनिट का मतलब 40। अब ये जो 80 और 40 है ना, ये आपने प्रॉफिट और लॉस की एक्चुअल वैल्यू निकाल दी कि भैया उसे 80 रुपए का प्रॉफिट है और 40 का नुकसान। आपसे क्या पूछा? क्रय मूल्य। अच्छा, जब उसने 580 में बेचा तो उसे लाभ हुआ है ना, 580 में बेचने पर लाभ हुआ है ना, तो अगर उसे आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 580 में से लाभ को माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 500 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। भाई कोई चीज मैं 600 रुपए में बेचूं और मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो मैं खरीद कर कितने में लाया होऊंगा? 600 माइनस का 100, 500 में। तो ये वही तो है कि 580 में बेचा और 80 रुपए का लाभ हो गया, तो 580 माइनस 80 यानी कि 500 में खरीद के लाया। सबसे बेस्ट तरीका है ये कि आपने क्या करना है कि अगर लाभ और हानि बराबर नहीं है तो सबसे पहले तो लाभ और हानि का अनुपात बनाना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है, आपने जो दोनों का सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस लेना है और डिफरेंस को प्रॉफिट और लॉस में बांट दो और लाभ और हानि मिल जाएंगे, फिर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर इसे हम
डिटेल में जाना चाहे तो डिटेल में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करना आप खुद इस काम को, डिटेल में आप खुद ट्राई करना बच्चे इसे। आप क्या करो कि सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का रेशियो तो बनाना ही बनाना है। एक तरफ लिखो उसके 580 में बेचा, दूसरी तरफ 460 में, कॉस्ट प्राइस कहीं बीच में रहा होगा, इधर उसे प्रॉफिट हुआ है, इधर उसे लॉस हुआ है। एक तरफ प्रॉफिट, एक तरफ लॉस। अब जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है वो 2:1 का है, तो क्या मैं इसको 2R और इसको R कह सकता हूं? भाई रेशियो से ओरिजिनल संख्या जब आप बनाते हो तो एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है। तो अगर 580 में से 2R माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और 460 में लॉस को जोड़ोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। दोनों को बराबर कर दो, क्रय मूल्य क्रय मूल्य। यहां से R की वैल्यू निकाल देना, और R की वैल्यू निकाल के फिर आप 2R की वैल्यू 580 में से घटा दो, या फिर R की वैल्यू को 460 में जोड़ दो, R की वैल्यू 40 आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेना यहां से, तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 460 में R जोड़ दो, 500। ये डिटेल हो गया भैया। लेकिन मुझे पता है कि आप अपना ये वाला मेथड ज्यादा प्रीफर करोगे, ये वाला। तो चलो आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे के जा रहा हूं बच्चा, आप करना कोशिश इस सवाल को करने की। बाकी करेंगे कल हम इसे, कोई क्वेश्चन ऊपर तो नहीं छूट गए हैं ना? हाँ, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसे जरूर ट्राई करना आप, और कल की क्लास में देखते हैं क्या होता है। तो मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।